आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी, वीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो मुद्दा है बहुत दिनों से चर्चा में आ रहा है कि ये हुआ तो अच्छा ही हुआ। हम्म, वैसे तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। मुद्दा है इंटरेस्ट रेट पर। बात हो रहा है इंटरेस्ट रेट पर। क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक जो है उन्होंने एक पिटिशन दर्ज की दिल्ली कंज्यूमर कमीशन पर जाके कि उन पर जो आरोप है आईसीआईसीआई वालों पर कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा लिया है अपने कस्टमर से, अपने डिपॉजिटर से, वो झूठा है, वो ठीक नहीं है। ठीक। तो अब दिल्ली कंज्यूमर कमीशन बोलता है कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अभी से बैंकों को पहले से ही जानकारी दे देना पड़ेगा कि बोरोवर्स का इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। ठीक। अब आप भी और हम भी जानते हैं, without knowing the interest, you will never take any loan, right? Before taking any loan, you know what is the interest rate going to be because there is a legal format for that. A legal agreement is signed between the both the parties, both the borrower and the lender, before taking any ये debt. Okay, तो ये है। अभी तो मैं मुद्दा बताया आपको। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताती हूँ। आईसीआईसीआई बैंक सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब कोई पैसे वाला आदमी, उसका उसका ही बैंक है? नहीं। कोई पैसे वाला आदमी का स्टेक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो 50-50 है, वहां पर 51% स्टेक, मेजोरिटी स्टेक पैसे वाले आदमी के पास, राइट? और जो रिमेनिंग 49% स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। क्यों? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी, वीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो मेरे नहीं, आपका भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बन गया है आज के दिन पर। तो ये हुआ जो केस बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे क्या लगता है कि बैंकों का आजकल उत्पाद ज्यादा ही बढ़ चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि आज का आईसीआईसीआई बैंक पर आरोप है, उन पर एक केस फाइल दर्ज किया गया है दिल्ली कंज्यूमर कमीशन पर कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट ज्यादा लिया है जितना कि उन्होंने वायदा किया था अपने लीगल एग्रीमेंट पर। जबकि वो लेन देन कर रहे थे, मतलब दे रहे थे, क्या पैसा दे रहे थे अपने कस्टमर को, तब उन्होंने एक लीगल एग्रीमेंट ऑफ कोर्स किया होगा कि इतना, इतने पैसे पर इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले लिए अपने कस्टमर से, तो उसी पर चर्चा में आया है। ठीक है। अब देखो, पहले तो मुद्दा मैंने बता दिया। अब सुनो कि आईसीआईसीआई बैंक क्या है। आईसीआईसीआई बैंक एक सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है? प्राइवेट मतलब क्या? जो पैसे वाला आदमी है उनके अंडर में ये बैंक चलता है। ठीक, ये बैंक उनका ही है। ठीक ना? लेकिन जैसे कि हमें पता है, सब बैंक आरबीआई के दर्ज पर ही आता है। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर उनको दर्ज किया जाता है। सब, कोई बैंक, जो देश पर कोई भी बैंक हो, सब आरबीआई के रूल्स फॉलो करता है। अब ठहरा, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टैट्यूटरी पोजीशन ले रखा है। स्टैट्यूटरी मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां के आर्टिकल्स पर नहीं आता, पर उनके शेड्यूल्स पर आता है, उनके रूल्स पर आता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और शेड्यूल्स पर आता है आरबीआई। तो इसी कारण आरबीआई क्या होता है? स्टैट्यूटरी। ठीक है। अब अगर सब बैंक आरबीआई के अंडर आता है तो इसका मतलब आईसीआईसीआई भी थोड़ा सा गवर्नमेंट हो सकता है, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, जो प्राइवेट बैंक है उसका मतलब ये है
कि आधे से ज्यादा मतलब 51% स्टेक पैसे वालों के पास, और जो रिमेनिंग माइनर 49% स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक ठीक उल्टा, क्या होता है, 51% स्टेक जाता है गवर्नमेंट के पास, और जो रिमेनिंग 49% स्टेक है वो जाता है आदमियों के पास, भाई लोगों के पास। ठीक है, तो बात यह है कि विषय है रेपो रेट, रिवर्स रेट और फ्लोटिंग रेट से, इसी पर उन्होंने खिचड़ी पकाई है। पहले तो रेपो रेट क्या है जान लो। रेपो रेट मतलब जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, जिस ब्याज पर आरबीआई से लोन लेता है कोई भी बैंक, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक उल्टा, जिस ब्याज पर आरबीआई बैंकों से लोन लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, आरबीआई तो खुद पैसा बनाता है, ठीक, तो वो क्यों मुंह आगे करके बैंकों से पैसा लेने, उधार में लेने जाएगा? क्यों? क्योंकि उस समय आरबीआई तरस दिखाता है बैंकों पर। सपोज कि बहुत सारे एक दिन पैसा हो गया बैंकों के पास, लिमिट से ज्यादा पैसा हो गया। अब बैंक सोचता है कि इन पैसों का करे क्या। एक काम करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पैसों का। कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक सोच रहा है ये पैसों को हम आरबीआई को दे देते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पैसों पर ब्याज देंगे आरबीआई। अब आरबीआई ठहरा बहुत चालाक, उनका ही तो पैसा है, वो तो खुद छापते हैं पैसे को। आरबीआई समझ गया बैंकों का चाल। अब बैंक से पूछता है, मैं तुमको ब्याज में देता हूँ पैसा, तुम मुझे ब्याज में दोगे पैसा, राइट? तो इसी कारण जो रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट से कम होता है। आज का रेपो रेट जो है वो 4% है। मतलब आरबीआई 4% ब्याज लेता है बैंकों से, जब आरबीआई लोन देता है बैंक को, ठीक, 4%। और रिवर्स रेपो रेट मतलब बैंक जो आरबीआई जो बैंकों को ब्याज देता है, जो कि 3.75% आज के डेट पर। तो जब बैंक जबरदस्ती आरबीआई को अपना पैसा ठहराता है, तब आरबीआई को उस पैसे का भाड़ा भी देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट हो जाता है 3.75%। ठीक समझ में आया ये रिवर्स रेट, रेपो रेट क्या होता है? अब फ्लोटिंग रेट समझो। फ्लोटिंग रेट क्या है? फ्लोटिंग मतलब क्या, उड़ना, अप और डाउन। तो ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसका मतलब कुछ ठिकाना नहीं, अपने मर्जी के मन है, मतलब अपने मन की मर्जी में चलता है, ठीक, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। क्यों जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फ्लोटिंग रेट है वो मार्केट वैल्यू पर, वो प्राइस लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे सब्जियों का दाम उतर चढ़ता बढ़ता रहता है ना, तो सेम एस ये भी एक ही सब्जियों पर डिपेंडेंट है, मार्केट के वैल्यू पर डिपेंडेंट है। तो फ्लोटिंग रेट जो निकलता है उसका एक तरीका है जो कि हम यहाँ से पता करेंगे। तो फ्लोटिंग रेट कैसे निकलता है, देखो, इसको मैं आपको लिख के समझाऊंगी। पहले तो आप ये देखो, ये वाला चीज क्या है, इसको हम रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि मैंने कहा कि अप डाउन होता है, ठीक, फ्लोटिंग रेट अप डाउन होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, अप डाउन होता है, ठीक। तो ये दो दो संभावना है, रिमेंबर। अब देखो, तो ये रेपो रेट है, ये 2.8% क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, ठीक। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब कोई कस्टमर आता है उसका नियत कैसी है वो बैंक देख के समझ जाता है। ये जो बंदा लोन लेने वाला है
इसका लोन कितनी दूर तक चल सकता है वो हमें ही पता है। उसको ही क्रेडिट रिस्क बोलता है कि अगर इस कस्टमर को देते हैं पैसा कि कितना चांस है वो कि आ सकता है पैसा बैंकों के पास। अगर चांस हाई है कि हाँ ये कस्टमर अच्छा है, ट्रस्टेबल है, तो ये कम हो जाता है, एकदम 1% के बराबर कम हो जाता है, 1.5 1.7% के बराबर हो जाता है। और जब रिस्क ज्यादा है, रिस्क जब ज्यादा है, ये बहुत बढ़ जाता है, 4% 5% बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब भरोसा नहीं है। इसलिए अगर बैंक को आप पर भरोसा नहीं होता है, आप पर ज्यादा पैसा ठोकेगा, कम समय पर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। वही वही क्रेडिट रिस्क है। ठीक है, अब ये जो है ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चार्ज जो करता है बैंक का, जो रेट होता है, प्रत्येक बैंक का अपना अपना रेट होता है, वही 9.05%। प्रत्येक बैंक का जो रेट होता है वही। अब सेम देखो, माइनस आर आर रेपो रेट, ठीक, प्लस 3.6%, अच्छा, प्लस ये वाला देखो, अब ये तो बढ़ गया, ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इस 2 ईयर में जो उस कस्टमर ने लोन धार लिया है, इस 2 ईयर में संभावना है कि प्राइस लेवल का इंक्रीज हो सकता है। इसलिए हम, बैंक क्या चालाकी करता है, बहुत चालाक है बैंक। बैंक ये चालाकी करते हैं, चलो एक बार में ही मैं ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो झमेला खत्म। कि बैंक दूर का सोचता है कि उस दिन जब मुझे ये पैसा मिलेगा तब उस दिन इस पैसे का वैल्यू कितना रहेगा। ठीक है, उसी कारण ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है उसको बढ़ा दिया। अब इस पर भी क्रेडिट रिस्क होगा। अब बैंक का नजर तिखी है, उसको पता है कि ये कस्टमर कितना देर तक जा सकता है, मतलब कितना चुका सकता है। ठीक, तो उसके आधार पर क्रेडिट रिस्क तय किया जाता है। देखो क्रेडिट रिस्क इधर बढ़ गया, मतलब बिल्कुल भी इतना सारा कैश बढ़ गया, तो वैसे क्रेडिट रिस्क भी बढ़ जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है बात, तो ये है। अब क्रेडिट रिस्क जो है, ये जो 2.8% है, ये जो 3.6% है, ये कौन बनाता है? ये क्या बैंक बनाता है? नहीं, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि हम सिबिल बोलते हैं, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लिमिटेड। ठीक है, ये सिबिल जो है ये है गवर्नमेंट के अंदर, और यही गवर्नमेंट के अंदर नहीं, मतलब स्टेट्यूटरी बोल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं, स्टेट्यूटरी, ना गवर्नमेंट ना पब्लिक, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, इसको स्टेट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिबिल ये सब जो क्रेडिट रिस्क का इंटरेस्ट रेट है वो सब तय करता है। समझ में आया बात? अच्छा, तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब नीचे देखो क्या लिखा है, द प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी क्या है देखो, अगर आप विशाल लोन देने जाएंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर अबाउट 75 लाख, मतलब एक पूरा कंट्री बनाने की आपकी इच्छा है, आशा करती हूँ कि ऐसा इच्छा आपकी पूर्ण हो। मैं ऐसे इच्छा नहीं देखती। तो इतना जो रकम है उसको इकट्ठा करने का वक्त लगेगा। कस्टमर कैसा है जो पैसा ले रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका एसेट झूठा या सच्चा है या नहीं, जैसे होता है ना शादी के समय, जो लड़के वाले बहुत सारा कुछ दिखाता है किंतु कुछ है ही नहीं, वही सारा। ठीक है, तो इतना जो प्रोसेसिंग फी, मतलब ये जो 2 साल तक एक एक बार में तो लोन नहीं दे सकते ना, 2 साल 3 साल लग जाता है इतना बड़ा रकम देने के लिए। तो इसका जो इस टाइम स्पेन का जो फीस लगता है, इतना सारा खर्चा होता है, वो भी जो लोन ले रहा है उससे लिया जाता है। सपोज आप मुझसे 80 रुपए ले रहे हैं, ठीक, तो उसी 80 रुपए पर ये प्रोसेसिंग फी डाला जाता है, छोटा सा रकम, 0.5%, अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अभी देखो मेन मुद्दे पर आता है। अब मेन मुद्दा है क्या, केस था, शुरू हुआ था 2005 पर, खत्म हुआ 2021 पर। केस है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस विष्णु बांसल केस। अब
हुआ क्या, विष्णु बंसाल बोल के एक हमारे आपकी तरह एक साधारण सा लोनर, मतलब धार लेने वाला मनुष्य है। तो उन्होंने जाके एक दिन आईसीआईसीआई बैंक से स्टोरी सुनी। आईसीआईसीआई बैंक से उठा, सुबह 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 उठा, फ्रेश हुआ, दांत मंजन की, और इच्छा हुआ एक घर लेंगे। तो घर लेने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। तो पैसा लेने के लिए जाएंगे कहाँ, आईसीआईसीआई बैंक पर। मिला तो आईसीआईसीआई पर ही। तो एक अच्छा बैंक पर जा रहे हैं, इसका मतलब उनका आर्थिक हालत ठीक होगा, एक इंजीनियर इंजीनियर होगा। वेरी गुड, अच्छा हुआ गए। अभी क्या हुआ, उन्होंने लोन लिया 3 लाख का। 3 लाख का लोन लिया ईएमआई पर। ईएमआई मतलब आस्ते आस्ते मंथली पेमेंट करेंगे ब्याज के साथ, ठीक है, इसको ये ईएमआई बोलते हैं। अब दिया था 3 लाख, और ईएमआई कितने साल के लिए, 240 मंथ्स के लिए, ठीक है। 240 मंथ मतलब चार, चार नहीं, 3 6 मतलब 3 वर्ष 6 मास के लिए, ऐसे ही पकड़ लो, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 वर्ष नहीं, सॉरी 2 वर्ष के लिए, 12 × 2 240, सो 2 इयर्स के लिए उन्होंने ईएमआई में 3 लाख लोन लिया अपने घर बसाने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है। अब ईएमआई कितना कितना दे रहे थे मंथली, मंथली 24,000, जैसे 25,000 24,000 दे रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट रेट पहले बहुत ही, मतलब प्रॉब्लम था इंटरेस्ट रेट फिक्स करने पर। पहले तो उन्हें उन्होंने बताया कि, बैंक ने बताया कि इंटरेस्ट रेट होगा 8.75%, ठीक है। किंतु विष्णु जी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर फ्लोटिंग रेट भी है जो कि अप डाउन होता है, तो आप उस फ्लोटिंग रेट को माइनस कर दीजिए। तो बैंक ने बोला ठीक है, एक एवरेज पकड़ लेते हैं, जो कि 1.5% एवरेज पकड़ लिया इंटरेस्ट रेट, और उससे माइनस कर दिया, और लास्ट में जो खड़ा हुआ इंटरेस्ट रेट वो है 7.25%। तो दोनों पार्टी राजी हुए। विष्णु जी हाँ किया, हाँ ये इतना इंटरेस्ट रेट हम दे पाएंगे, इतना, ठीक है। उन्होंने दे भी दिया, सब पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया। लास्ट में क्या हुआ, अचानक से एक दिन देख रहा है, सुबह उठ के उनके बैंक से 1,60,000 काट दिया गया अचानक। अभी तभी विष्णु जी का दिमाग हिल गया, ये क्या हो गया, मैंने तो लोन सब प्रीपेमेंट कर दी, ऐसा क्यों हो गया। दौड़ के वो बैंक पर गया। बैंक पर जाते आईसीआईसीआई से पूछा ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपने क्यों काटा पैसा। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं, जो आपने फ्लोटिंग रेट पर मांगा था ना, वो मैंने भूल बोला था, 1.5% नहीं, क्योंकि अभी प्राइस लेवल राइज हुआ है, ठीक। तो ब्याज बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, 12%, 8 से 12% हो गया है, 7 से 12%, 8 नहीं 7 से, पहले तो 8 बता रहे, 8.25 8.25 बता रहे थे बैंक, फिर विष्णु जी और बैंक ने एक साथ हल मल मिला के 7.25 किया था। अभी बैंक बोल रहा है कि नहीं, जो फ्लोटिंग रेट हमने तय किया था ना आपस में, 8.5% डिडक्ट माइनस वो किया था ना, वो इतना कम हो गया एक्चुअली, बल्कि अभी का जो प्राइस रेट चल रहा है वो 12% से भी ऊपर है। आपके लिए मैंने डिस्काउंट रखा है इंटरेस्ट रेट पर, जो कि 12% है, तो इसलिए मैंने आपसे काट लिया, ठीक है। अब दिमाग उनका घूम गया, इतना सारा पैसा, उनको तो पता ही नहीं था विष्णु जी को, टाइम एक्सपायर हो गया, लोन दे दिया वापस, तो उनके बैंक से क्यों काटा, ये तो ठीक नहीं है। अब ये बात पहुंची एन एन एनसीआरसी पर जाके, एनसीआरसी मतलब नेशनल कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं, डिस्प्यूट रिड्रेसिंग ट्रिब्यूनल, जहां पर जो
कंज्यूमर फोरम रहता है ना, सब कुछ कंज्यूमर का कोड पकड़ लो। अगर कंज्यूमर का छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता है, मतलब छोटा मतलब 1 लाख से 50 लाख अगर का सम का प्रॉब्लम रहता है, तो आप उस पर जा सकते हो, उस पोर्ट पर जा सकते हैं। तो पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कि ये तो ठीक बात नहीं, आपने तो बोला नहीं था। ये जो कमीशन है, जो NRDC जो भी है, ये जो कमीशन है, भूल जा रही हूँ एक्चुअली NRDC है क्या। किधर गया, अरे मिलता नहीं क्यों, व्हाट इज इट, अरे छोड़ो, फुल फॉर्म जान लो कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल डायरेक्ट, अरे भूल रही हो, अरे छोड़ो। ये जो कंज्यूमर फोरम है, पकड़ लो कोर्ट जैसा। ओके। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक बात नहीं, अगर आप किसी से पैसा काट रहे हो तो आपको ईमेल या व्हाट्सएप या कुछ भी तरीके से नोटिस बोर्ड जैसे होता है ना बैंक पर, ऐसे आपको उनको आगाह करवा देना चाहिए था। ये आपने ठीक नहीं किया, इसलिए आप उनके पैसा वापस कीजिए, साथ ही इंटरेस्ट रेट के साथ। ये तो उल्टा पड़ गया। अब साथ में इस ट्रिब्यूनल ने, इस कोर्ट ने, छोटा सा कोर्ट ने, नेशनल डायरेक्ट, ये जो कोर्ट है, उन्होंने सिविल को चार्ज किया कि आप होते कौन हो अपनी ओर से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड डिसाइड करने वाला। जब दोनों पार्टी लेंडर और बोरोवर एक साथ एक इंटरेस्ट रेट पर डिसाइड कर रहा है कि इतना इंटरेस्ट रेट में हम इतना लोन देंगे, तो आप कौन होते हो कि आप फ्लोटिंग रेट को ऐसे चेंज कर दोगे। ये ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने, NHRC ने, जो कमिश्नर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, उन्होंने डायरेक्टली चार्ज किया सिविल पर। ठीक है। अब सिविल से पैसा मांग रहा है ICICI कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपके कारण मुझ पर ये कर्जा जुर्मानत हुआ। ठीक। तो ये सब कंट्रोवर्सी में आया है। इसलिए मुझे क्या लगता है कि ये सब बैंकों का चक्कर ही छोड़ देना चाहिए। ये क्या होता है, एक तो पैसा खाते रहते हैं, ना इंटरेस्ट ब्याज है ना कुछ है, खाली फाली काटते रहते हैं, मतलब कुछ भी। तो ये चीज है, ये विष्णु बंसाल केस का मैंने सब लिख दिया है आपको, आप अगर कर दे तो नोट कर दे। और फिर से मुझे ये बताना है, NHRC, NRDC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, का फुल फॉर्म है NCDRC, सॉरी। तो NCDRC ने समझाया, अब समझ में आया कि NCRC NCRT कितना कुछ। NCDRC, ठीक है, इन्होंने सिविल पर चार्ज किया कि आप जुर्माना भरो ICICI को, और ICICI आप जुर्माना भरो उस डिपोजिटर को। मतलब ये एक फूड चेन हो गया। ठीक है। तो ये चीज है, आपको जानना था। तो आप, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। और खुश रहिए, खाते रहिए, मौज मस्ती रहिए और देखते रहिए इस चैनल।